अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये लास्ट टॉपिक है वेलोसिटी काइनेमेटिक्स के हवाले से। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो है सिंगुलरिटीज़ के बारे में देखेंगे कि रोबोटिक सिस्टम में सिंगुलरिटीज़ किस वजह से होती हैं। कुछ कुछ जनरल बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, उसके बाद यू कैन ईजिली फाइंड द सिंगुलरिटी कहाँ से आती है और किस तरह उससे बचा जाए। तो आगे चलते हैं। तो पहले तो कुछ छः जो है सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ सिंगुलर कन्फिग्रेशंस के लिए। तो ये वन बाय वन देख लेते हैं एक बार। द नंबर वन इज सिंगुलरिटीज रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशंस फ्रॉम विच सर्टेन डायरेक्शंस ऑफ मोशन में बी अनअटेनेबल। तो पहले तो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी कन्फिग्रेशंस की होती हैं कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थीटास ऑफ डिफरेंट मोटर्स। तो वो कम्बिनेशंस जो है उनको हम कन्फिग्रेशंस कहते हैं मुख्तलिफ को। तो कोई भी ऐसी कन्फिग्रेशन जिसमें आप मज़ीद कहीं पे मूव ना हो पाए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना हाथ जो है वो फुल एक्सटेंड कर देते हैं टूवर्ड्स द साइड, तो आप अब मज़ीद आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी एक लिमिट है। तो ये कहाँ, जो पहला वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो आपका रोबोटिक सिस्टम है उसका जो वर्क स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसकी जो वर्क स्पेस की बाउंड्री है वो आ चुकी है। अब आप वर्क स्पेस से आगे नहीं जा सकते। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे वर्क स्पेस आ गया है वो सिंगुलर कन्फिग्रेशन कहलाएगी। नंबर टू, इट्स एट सिंगुलरिटीज बाउंडेड एंड इफेक्टिव वेलोसिटीज में correspond टू अनबाउंडेड जॉइंट वेलोसिटीज। ये इसका मतलब क्या है? पहले तो बाउंडेड का मतलब ये है कि एक रेंज के अंदर है। तो यानी कि अगर आपकी वेलोसिटीज जो है, जो एंड इफेक्टर की वेलोसिटीज है वो अगर आपकी बाउंडेड है, रेंज विद इन रेंज है, तो हो सकता है कि आपके जो मोटर्स की मूवमेंट हो वो अनबाउंडेड हो, मतलब वो रेंज से बाहर हो, बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन की वेलोसिटी में मूव करना पड़े आपको अपनी मोटर्स। तो ये भी सिंगुलरिटी की एक जो है टाइप या काइंड हो सकती है। एट सिंगुलरिटीज बाउंडेड एंड इफेक्टर फोर्सेस एंड टॉर्क्स में कॉरस्पॉन्ड टू अनबाउंडेड जॉइंट टॉर्क्स। तो ये भी जो थर्ड वाला पॉइंट है, इट्स रिलेटेड टू पॉइंट नंबर टू। इसमें ये हो रहा है कि जो आपकी एंड इफेक्टर की फोर्सेस, जो आपके एंड इफेक्टर पे फोर्सेस और टॉर्क्स वगैरह हैं, जिसकी मदद से आप सिस्टम को किसी चीज़ को उठा रहे हैं या किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं, या जिसका वेट जो है वो आपको उठाना पड़ रहा है, तो वो बाउंडेड है। लेकिन जो आपकी जो जॉइंट्स के ऊपर टॉर्क आ रहा है वो अनबाउंडेड आ रहा है। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसी है, ऑब्वियसली आप लोग ये डेली लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ही कोई हैवी चीज़ आप उठाते हैं, तो हो सकता है कि आप ना उठा पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जो है इस कदर हैवी चीज़ है वो, कि आपके जो जॉइंट्स है उस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है। उसका ऑब्वियसली मूवमेंट एक्ट करेगा आपके जॉइंट्स के ऊपर। तो जो लेंथ ऑफ द आर्म है उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि आपका कितना मूवमेंट जनरेट हो रहा है एट योर जॉइंट्स। और ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो एक ख़ास जो जो टॉर्क है आपके जो जॉइंट्स पे आ रहा है, उससे ज़्यादा वो जो फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगी उस जॉइंट के ऊपर। तो ये भी एक लिमिट होती है कि आपकी जो एंड इफेक्टर की फोर्सेज हैं वो तो बाउंडेड है और टॉर्क्स भी बाउंडेड है, लेकिन जो आपके जॉइंट्स के ऊपर जो टॉर्क आ रहा है मोटर के ऊपर वो अनबाउंडेड हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फेलियर का चांस बढ़ जाता है आपको। Number four, singularity usually but not always correspond to points on the boundary of the manipulator workspace, that is to the point of maximum reach of the manipulator। तो ये वन और फोर थोड़े मिलते जुलते हैं। फोर में भी एग्जैक्टली वही बताया गया कि आप जो है मैक्सिमम जो रीच है उसके बाद आप मजीद आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर फाइव, सिंगुलरिटीज correspond to points in the manipulator workspace that may be unreachable under small perturbations of the link parameters such as length, offset, etc। इसमें क्या बताना चाह रहा है वो, कुछ सिंगुलरिटीज इस तरह की भी होती हैं कि आप कुछ ख़ास जो है कुछ अगर थीटा आप स्मॉल चेंज भी करते हैं उसके बावजूद जो है वो मूवमेंट नहीं हो पाती है, मतलब कुछ पॉइंट्स अनरीचेबल होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसका सिंपल सा जो अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो वो इस तरह से, क्योंकि जो रोबोटिक सिस्टम है वो जो है फिजिकल सिस्टम है, उसमें जो इनर्शिया है मुख्तलिफ लिंक्स का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ओवरलैप तो लिंक्स नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसी होंगी जो कि जहाँ पे आपका जो रोबोटिक सिस्टम है बज़ाहिर वो वर्क स्पेस के अंदर ही नज़र आ रही होंगी, लेकिन वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि आपस में लिंक्स जो है वो उनका कांटेक्ट हो रहा होगा। तो ये भी सिंगुलरिटी हो सकती है। नियर सिंगुलरिटीज देयर विल नॉट एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन to the inverse kinematics problem. In such cases there may be no solution or there may be infinitely many solutions। तो ये आप जान चुके हैं कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपका जो है जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स है उसमें आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं और आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना आए। तो ये भी सिंगुलरिटी का एक जो है टाइप है। हम यहाँ पे एक बस जनरल कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलरिटीज़ होती क्या है, तो हम सिर्फ एक मैथमेटिकल जो है उसको देखेंगे कि सिंगुलर जो कन्फिग्रेशन है एक तरह की, उसको सिर्फ हम चेक करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
तो ये अब आप अगर इसको आपको याद हो कि ये दिस इज नथिंग बट the equation in which from which we can convert the end effector velocities into joint velocities and vice versa. तो ये जो पहली वाली है इसमें ऑब्वियसली जो थीटा डॉट है ये आपकी जॉइंट की वेलोसिटीज़ है, जे इज़ अ जैकोबियन एंड जो काई है ये वेक्टर है आपकी तमाम जो है लीनियर वेलोसिटीज़ और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटीज़ है उसका। और अगर ऑब्वियसली आपने थीटा डॉट यानी कि आपने अपोजिट काम करना है, यानी कि आपने जॉइंट जो थीटा डॉट है जो आपकी जॉइंट वेलोसिटीज है वो निकालनी है, तो आप इसको जे का इन्वर्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर जे का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता फिर क्या होगा। तो हम सिर्फ उस सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे जे का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो जे यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि सिंगुलैरिटीज ऑफ अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्ट। तो हम एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो जिसमें रिस्ट लगी हुई है। तो इसका मतलब जो पहले के 3 जॉइंट्स हैं वो पोजीशन डिफाइन करेंगे और बाकी के 3 जॉइंट्स जो हैं वो रिस्ट को डिफाइन कर रहे होंगे, मूव जो आपकी ओरिएंटेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इसको, जेपी और जे नोट। अब बताता हूँ कि इसका मकसद बेसिकली है क्या। और यहाँ पे फिर हमने मजीद जेपी को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, यानी कि J11 एंड J21। और फिर जे नोट को भी हमने J0 को भी हमने, या जे नोट बोलते हैं, को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, J12 एंड J22। इसका मकसद क्या है, नाउ आप ये सब जानते हैं कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका जैकोबियन होगा वो 6/6 का होगा, क्योंकि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो आपकी रोज जो होती हैं वो हमेशा 6 होती हैं जैकोबियन में। जो आपकी जो रोज होंगी वो 6 होंगी। क्यों 6 होंगी, बिकॉज यू हैव 3 लीनियर वेलोसिटीज एंड यू हैव 3 एंगुलर वेलोसिटीज, तो इसलिए आपको जे भी 6 चाहिए होंगे रोज। और जितने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने आपके कॉलम्स होंगे। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स बन रहा है दिस इज बेसिकली अ 6/6 मैट्रिक्स जैकोबियन का। अब अगर इसको हम मजीद खंगालें तो ये जो J11 एंड J21 है ये बेसिकली जो फर्स्ट 3 जॉइंट्स हैं उनके जैकोबियन के हिस्से हैं, ऐसा ही है। तो दिस 2 आर द जैकोबियन पार्ट ऑफ द फर्स्ट 3 जॉइंट्स, ठीक है। और ये जो 2 जैकोबियन है ये जो आखिर के 3 जॉइंट्स जो कि रिस्ट की वजह से आ रहे हैं वो ये जैकोबियन के 2 पार्ट्स हैं। अच्छा, तो ये हो गया कि ये पहले 3 जॉइंट्स के लिए ये वाले जो आपके पास रोज आएंगी और ये जो कॉलम्स आएंगी, और ये जो कॉलम्स आएंगे ये आपके नेक्स्ट जो आखिर के 3 जॉइंट्स जो कि रिस्ट जॉइंट्स है उसके लिए है। और इसको फिर इस तरह भी तोड़ सकते हैं हम कि आपके पास जो वेलोसिटीज आती हैं, जो टॉप की वेलोसिटीज होती हैं वो जो पहले की 3 जो रोज होती हैं वो लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करती हैं, और जो लास्ट की आपके पास 3 रोज होती हैं वो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करती हैं। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं, इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिए बेसिकली। तो ये अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ अभी आर्म जैकोबियन, दिस इज रिस्ट जैकोबियन एंड JV फॉर आर्म, ठीक है। जो JV मतलब लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, एंड दिस इज JV फॉर रिस्ट, JW ओमेगा मतलब फॉर आर्म एंड J ओमेगा फॉर रिस्ट। तो ये इससे आपको बड़ा क्लियर समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह तोड़ा हुआ इनको 4 हिस्सों में। तो नाउ दिस एवरी J11 J21 J12 J22 ये 3/3 के मैट्रिक्स बन गए। अच्छा, अब हम सिर्फ J नोट की बात करते हैं। जो J नोट है वो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो दिस रो इज नथिंग बट J12, मैं यहाँ फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली बात है, आप फॉर्मूले यहाँ पे देख सकते हैं। और J22 इज दिस रो, तो ये ऊपर वाली रो जो है ये J12 है एंड द अदर दिस रो इज J22। अब अगर आप गौर करें इस बात पे कि क्योंकि ये तो रिस्ट की बात हो रही है ना, दोनों रिस्ट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि और ये जो जितना भी डिफरेंसेस हैं ये 0 है। क्यों, क्योंकि तमाम सेंटर पॉइंट्स आपके एक ही जगह पर होते हैं रिस्ट में। और हम यहाँ पे अजम्पशन एक और ले रहे हैं, वो अजम्पशन ये है कि जो आपका एंड इफेक्टर है और जो रिस्ट है उसके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, तो जो एंड इफेक्टर है आपका वो रिस्ट के ऊपर है। अजम्पशन ले लिए ताकि हम उसको और आसानी कर सकें। तो इसका मतलब ये जो पूरी पहली रो है जो J12 है दिस विल बिकम 0, तो ये आपकी पूरी रो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे वाली रो में आपके पास Z3 Z4 Z5 तीनों रहेंगे। अच्छा, तो अगर हम इसी तमाम चीज़ें इसके अंदर वापस डालें तो क्या बनेगा। ऑब्वियसली आपके पास J12 जो है, जो ये J12 की रो थी ये सब 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया है, तो दिस वन इज 0। नाउ इफ़ वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जैकोबियन, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग J11 विद J22। तो ये क्योंकि ये तो 0 हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा। अब आप ये देखेंगे J11 इज कमिंग फ्रॉम द आर्म से आ रहा है, और J22 इज कमिंग फ्रॉम द रिस्ट। तो हम यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसको। जहाँ J11 0 होगा वहाँ पे हम उसको कहेंगे कि वो सिंगुलैरिटीज़ जो आ रही है वो आर्म से आ रही हैं जब भी 0 होगा ये। और J22 को हम ये कहेंगे कि जब भी J22 का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो जो सिंगुलैरिटीज़ आ रही होंगी वो रिस्ट से आ रही होंगी। तो ऑब्वियसली बात है जब आपका
जैकोबियन का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सिंगुलैरिटी है, वहाँ पे आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपको बात समझ आई होगी कि यहाँ पे जीरो, ये आर्म के लिए J11 जीरो होगा आर्म सिंगुलरिटीज़ के लिए, और रिस्ट सिंगुलरिटीज़ के लिए J22 जीरो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो पहले हम जो है वो स्फेरिकल रिस्ट सिंगुलरिटी की बात करते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, सब कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है ये। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगुलरिटी को डिफाइन करूँ तो वो यहाँ पे क्या, जो रिस्ट सिंगुलरिटी की बात हो रही है उसमें क्या है, when two revolute joint axes are collinear, a singularity results since an equal and opposite rotation about the axis result in no net motion of the antefactor। मतलब अगर आपके पास दो एक्सिस कॉलिनियर हो गए, मतलब Z3 इज कॉलिनियर टू Z5, तो अगर इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं विद सेम अमाउंट ऑफ एंगल, तो इसका मतलब इस जो आपके पास जो एंड इफेक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली आप थीटास तो मूव कर रहे हैं लेकिन एंड इफेक्टर पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो उसी पॉइंट के ऊपर है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी जो कि रिस्क की वजह से आती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला जो है वो आर्म सिंगुलरिटी की बात हो रही है। अब हम देखें रिस्क की, एक मैंने एग्जांपल दे दी आपको। अब हम तो जो रिस्क की थी वो यहाँ से आई थी J22 से, तो आप J22 को जीरो करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए हमने ये सिस्टम इस्तेमाल किया। व्हाट अबाउट J11 के, J11 कब जीरो होगा? तो J11 के लिए क्या किया हमने कि हमने J11 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हम J11 को यहाँ लिखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्टेंट इफ इट डिटरमिनेंट जीरो। तो हमने क्या निकालना है कि इसका डिटरमिनेंट जीरो कब होगा? जहाँ भी J11 का डिटरमिनेंट जीरो होगा तो वो हमें देगा आर्म सिंगुलरिटी, क्योंकि J11 जो था वो आर्म सिंगुलरिटी से आ रहा था। तो डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आ गई आपके पास। नाउ लेट्स सी कि ये जो आपके पास इक्वेशन है जीरो कब होती है। तो पहले जो इसमें है, पहला केस जो है उसमें ये है कि जब आपका इफ दिस थिंग इज जीरो तो ऑब्वियसली पूरा डिटरमिनेंट जीरो जाएगा। तो A2 ही जो लेंस हैं ये इट कैन नॉट बी जीरो। तो S3 कब जीरो होगा? ऑब्वियसली बात है आपका जो साइन है वो जीरो होगा जब आपके पास θ3 जीरो और या पाई हो। तो यहाँ पे दो सिस्टम को दिखाया हुआ है कि जब आपके θ3 जो है वो जीरो हो गया, यहाँ पे θ3 आपका जो है 180 हो गया। तो ये दोनों सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। वजह क्या है कि अब आप जो है अगर इस कंडीशन में हैं आप, तो ये जो एंड इफेक्टर है ये मजीद आगे मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ये फिक्स हो चुका है, इसकी बाउंड्री आ गई है। और अगर आप इसको 180 करके दोबारा घुमा के पूरा ले आएँ तो अब बेसिकली ये लेंथ, इसकी जो लेंथ है वैसे ही तो टोटली उसके ऊपर आ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल जो है वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये जो लिंक है ये पूरा इस पॉइंट पे आ गया है इस मोटर के ऊपर। ये थोड़ा इन्होंने सही शो नहीं किया हुआ। तो होगा क्या, आप जितना भी इस मोटर को मूव कर लेंगे, ये जो पॉइंट है जो यहाँ इस मोटर के ऊपर आ गया वो हमेशा यहीं पर रहेगा। तो आप थीटा, जो पहला थीटा इसको जितना भी मूव कर लें, ये पॉइंट जो है जो इस सेकेंड मोटर के ऊपर है, अगर इसको पूरा घुमा भी लूँ मैं तो वो पॉइंट जो है जो एंड इफेक्टर जहाँ पे है वो हमेशा उसी पॉइंट पे रहेगा। तो ये भी एक सिंगुलैरिटी है। अच्छा, सेकंड केस क्या है, जब आपके पास अंदर वाली टर्म जो है वो जीरो हो रही हो। तो या तो ये टर्म जीरो हो जाए जो कि हमने केस नंबर 1A में देख लिया है, और या फिर ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाए। तो इससे भी आपके पास कुछ कम्बिनेशन आ सकता है θ2 θ3 से, क्योंकि यहाँ पे cos साइन ऑफ 2 जो है वो जीरो होगा और यहाँ पे कोसाइन 2 + 3 जो है वो जीरो होंगे। तो ये भी कम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे, लेकिन हम उसमें मजीद नहीं जाएंगे कि किस तरह क्या इसके सोल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है कि हमें पता होगा किस तरह हम सिंगुलैरिटीज़ निकालते हैं। तो करना क्या है आपने, कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए आपको मैथमेटिकली। सिर्फ हम बात ये कर रहे हैं कि जहाँ जैकोबियन जीरो हो रहा है आपने देखना है कि किस थीटा के ऊपर जैकोबियन जीरो हो रहा है, और वो फिर आपने रिजल्ट निकालना है। अच्छा, अब एक और थोड़ी सी सिंगुलैरिटी की बात हम पहले हमने किया था शुरू के लेक्चर्स में, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे कि सिंगुलैरिटी जो बड़ी सिंपल सी सिंगुलैरिटीज निकालने की तरीका। तो उसमें ये एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिपोर्टिंग आर्म गिवन है, ये जो है इसका जैकोबियन है, और हमने इसको ऑब्वियसली डिटरमिनेंट निकाल के ये आंसर निकाल लिया था α1 α2 sin θ2, जिसमें ऑब्वियसली α1 और α2 जो आपकी लेंस है तो वो जीरो नहीं हो सकती। तो अब कहाँ जीरो होगा ये, जहाँ पे आपका sin θ2 जीरो होगा। तो जैकोबियन डज नॉट हैव एन इनवर्स, कहाँ पे नहीं है, जहाँ θ2 जो है वो ऑब्वियसली जीरो या पाया होगा, तो आपके पास साइन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो फिर सिस्टम कहलाएगा सिंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये अब एक किस्म की सिंगुलर कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई जहाँ पे θ2 इज़ जीरो। अगेन द सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट कि आपने इसको बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया आर्म को, दोनों आर्म्स जो है दोनों लिंक्स हैं बिल्कुल एक्सटेंड हो चुके हैं। तो अब ये पॉइंट जो है मजीद इस एक्सिस में मूव नहीं हो सकता, इसकी लिमिट आ गई है,
ठीक है, तो ये पॉइंट जो इसका एंड इफेक्टर का पॉइंट है, ये इस एक्सिस के अंदर मूव नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता। तो इसकी लिमिट आ गई है। इसका मतलब ये भी जो कन्फिग्रेशन है, जो ये जो अब जो थीटास की जो कम्बिनेशन है, ये भी एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है, ये भी एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन कहलाएगी है। तो ये एक और जो है सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल है कि कब जो है वो सिंगुलर कन्फिग्रेशन आपके सिस्टम में आ सकती है। तो बस इसको हमने ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हमने सिर्फ ये सीखना है कि सिंगुलर कन्फिग्रेशंस जो हैं वो उसको किस तरह आप जो है सिस्टम से निकालते हैं, मैथमेटिकली किस तरह आप उसको सिस्टम की इक्वेशंस के थ्रू, जैकोबियन के थ्रू निकाल सकते हैं। और उसको उसका मकसद क्या होता है, एक ओवरऑल आपको बिहेवियर पता चल गया कि कहाँ कहाँ सिंगुलरिटीज़, किस किन चीज़ों को हम सिंगुलरिटीज़ कहते हैं। हमेशा मैथमेटिकली नहीं आता ये, कभी कभार जो है वो आपको एक्चुअल सिस्टम चाहिए होता है देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स होती हैं आपके पास, तो वो अभी नहीं देखेंगे हम सिर्फ मैथमेटिकली इसको हमने समझने की कोशिश की है यहाँ पे। तो होपफुली आपको चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, सवाल किस तरह का आ सकता है, तो सवाल जो है वो इस तरह का ही आएगा कि भाई आपको अगर आपको मैं एक कोई भी मैट्रिक्स उठा के दे दूँ कि ये जैकोबियन है, तो आपने करना है कि सिर्फ उसका डिटरमिनेंट निकालना है और आपने कम्बिनेशन बनाना है कि कहाँ पे वो जैकोबियन जीरो हो रहा होगा। तो बड़ा सिंपल से सवाल अगर आया भी, तो बड़ा सिंपल सवाल आएगा एक कि आपके पास एक जैकोबियन मैट्रिक्स है और आपने ये बताना है कि वो जैकोबियन मैट्रिक्स कहाँ जीरो हो रहा है, तो वही उसकी सिंगुलरिटीज़ होंगी। तो वो कम्बिनेशन निकालेंगे आप थीटास का कि थीटा टू जैसे यहाँ पे पाई और जीरो पे जीरो हो रहा है। तो बस आई थिंक यहाँ पे हम जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ मैं।